वक्त बीतता गया और नन्ही हुआ 1 साल की हो गई। उस दिन पूरे गांव वाले वांगजी के घर में मौजूद हुए। महिलाएं पकवान और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाने लगे। लेकिन गांव में पहली बार किसी की जन्मदिन मनाया जा रही थी। आज से पहले गांव वालों को पता तक नहीं था जन्म के बाद हर साल उसी दिन इस तरह जन्मदिन मनाया जा सकता है, दावत दिया जा सकता है। उनको जब पता चला इस दिन तोहफे के तौर पर चीजें भी दे सकते हैं, तब सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाने को जाने ही वाले थे, लेकिन वांगजी ने रोका। नहीं, हमें तोहफा नहीं चाहिए। लेकिन हमें बुरा लगेगा। इसमें बुरा महसूस करने वाली बात नहीं है। बदले में मैं सिर्फ आप सबका हमेशा साथ और प्यार चाहता हूँ। अगर आप लोग हमेशा साथ और प्यार दें, ये काफ़ी होगा। मेरी मैमे के लिए अच्छी ज़िंदगी की आशीर्वाद दीजिएगा। ये बच्चा कितना समझदार है। जरूर इसका पिता भी बहुत समझदार और भला व्यक्ति रहा होगा, क्यों, है ना? काइमिंग की बात सुनकर मैडम लेन ने बस थोड़ी मुस्कुराई और गर्दन झुका ली। मुस्कान भी ऐसी थी जैसे वो हस्बैंड के बारे में सुनना नहीं चाहती हो, इसलिए मुस्कुराई ताकि मुस्कान से इस टॉपिक को यही रोक लिया जाए। नफरत गुस्सा नहीं है, ना ही बुरा लगा, बस वो याद नहीं करना चाहती। फिर सभी लोग आंगन में अच्छे से बैठ गए और कुछ महिलाओं ने खाना परोसना शुरू किया। खाने से पहले बोंग ने खड़ा होकर सबको बताया वो वांगजी को अगला मुखिया बनाने वाला है बहुत जल्द। लेकिन वांगजी ने कहा बोंग के कहे हर आदेश को वो पालन करेगा, लेकिन अभी वो मुखिया का उपाधि नहीं लेना चाहता। वो चाहता है मुखिया बोंग ही रहे और बोंग का जिम्मेदारी वो उठाएगा। यानी एक मुखिया होने के नाते जो जिम्मेदारी बोंग को उठाना चाहिए वो वांगजी उठाएगा। लोगों ने कहा अगर मुखिया का जिम्मेदारी ही वांगजी उठाएगा तो मुखिया का उपाधि भी ले लेना चाहिए। शोशो बोंग मेरे लिए पिता समान है। मैं उनके कंधे में मौजूद जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मुखिया शोशो ही रहेंगे। मान लीजिए उनके बेटा होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। लेकिन मुखिया बनने में क्या परेशानी है? अगर आप लोग चाहते हैं मैं बनूं, तो फिर आप लोग मुझे दूसरा मुखिया बुला सकते हैं, लेकिन हमेशा हालात की जानकारी शोशो को पहले मिलना होगा। लोग सहमत हो गए। पूरे गांव वालों को पता है कि मैडम लेन बोंग का मुंह बोली बहन है। पूरे गांव वालों का आपस में कोई अनबन नहीं है, ना ही ईर्ष्या जैसी भावना किसी के अंदर किसी के लिए है। यही वजह है कि ये गांव इतना खुशहाल और शांति है। नाम कमाने के बाद या बड़ा उपाधि मिलने के बाद लोगों के अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है। इसलिए वांगजी नहीं चाहता उसके अंदर अभी कोई बदलाव आए या बाद में आए। वो बस चाहता है वो और बड़ा हो जाए, समझदार बन जाए, फिर मुखिया बने। वांगजी के 18 साल होते ही लोग उसे अर्चंग यानी दूसरा मुखिया बुलाने लग गए। एक सुबह नदी में कपड़े धोते वक्त मैडम लेन काइमिंग और कुछ महिलाओं ने तय किया शाम के 3 बजे वो लोग गुफा के पास मौजूद जंगल में बांस की टहनियाँ यानी बम्बू शूट लेने जाएंगे। वांगजी गया हुआ है कुछ लोगों के साथ खेत की देखभाल करने। शाम के 3 बजे नन्ही हुआ को नन्हे विंग के साथ छोड़कर मैडम लेन काइमिंग और कुछ महिलाओं के साथ चली गई बम्बू शूट लाने। विंग नन्ही हुआ को लेकर दाइलू के साथ है, लेकिन दाइलू घर पे ऊब रही थी, इसलिए वो 2 बच्चों को लेकर एक पेड़ के छांव में पहुंची। नन्ही हुआ को उसने गोद में बिठा ली। हुआ, शेजे बोलो मुझे। लेकिन नन्ही जान विंग के तरफ देखकर इशारा करने लगी। दाइलू ने इशारा कर रहे नन्ही जान के हाथ को वापस खींच ली। तुझी पूरा है, शेजे कहो मुझे। ऐसे नहीं कह सकते तुझी अर्चंग का पत्नी है। तो क्या हुआ, मेरी बाबा इर्चंग है। जांपू को बताऊंगा डालू बुलाए, छोचो को बताऊंगा डालू बुलाए। डालू ने कहा तुझी बुलाए। मेरा जांपू तुम्हारा गगए, तुझी तुम्हारा छौजी। किसने कहा तुम मेरे साउजी हो? वांगजी रिश्ते में गगा है, लेकिन तुम साउजी नहीं हो। फिर मिमी भी तुमको शेजे नहीं बोलेगा ना मिमी। नन्ही जान विंग के तरफ हाथ फैलाने लगी, यानी उसे विंग के पास जाना है। नहीं, नहीं जाना उसके पास। तुझे बुरा है हुआ, बुरा बच्चा है वो। कुछ देर तक तो नन्ही जान दाइलू की चेहरे पे देखती रही, फिर अचानक चाटा लगा दी और नन्हे विंग बुरी तरह हंसने लगा।
डायलू गाल पे हाथ रख के खामोश रह गई। नन्ही जान मासूम नज़र के साथ अभी भी उसे ही घूर रही है। फिर शाम के वक्त नन्हे विंग हस्बैंड के आने का इंतज़ार कर रहा है और मैडम लैन बम्बू सूट साफ कर रही है। नन्ही हुआ सो चुकी है। मामा जंगफू नहीं आया। बाहर में गया हुआ है वो, आने में देर हो सकता है। अब वह भी खेती करने लगा है ना, दूर है इसलिए देर हुआ होगा आने में। चलो मैं नहलाती हूँ बाऊ। नहीं, जंगफू के साथ नहाऊंगा मामा। ठीक है फिर वांगजी का इंतज़ार करते हैं। फिर जैसे ही घर पहुंचकर वांगजी नहाने गया, नन्हे विंग भी जल्दबाजी में जाकर कोशिश करके टब में चढ़ गया। उसका एक आदत है नहाते वक्त गोद में बैठना, तो वो बैठ गया। वांगजी बहुत थका हुआ है इसलिए वो आंखें बंद करके खामोश बैठा रहा। हस्बैंड पलके उठाकर देख भी नहीं रहा, इसलिए नन्हे विंग गोद से उठकर साइड हो गया। उसे पता चल गया उसका हस्बैंड बहुत थका हुआ है, अच्छा होगा गोद में बैठने के बजाय साइड हो जाए। लेकिन वांगजी ने बिना आंखें खोले ही नन्हे वाइफ को खींचकर वापस गोद में बिठा लिया। चेहरे पे छोटा मुस्कान है। बैठकर नन्हे विंग गालों को सहलाने लगा। जंगफू तक का जंगफू डालू ने का तुझे बुलाए मिमी से का। वो गलत ही बोलती है। फिर मिमी ने ताज मार डाला। मार खाने वाली काम करती है वो। दिन हफ्ते महीना बीतता गया और वक्त के साथ साथ नन्ही हुआ 2 साल की हो गई। पिछली बार के तरह ही इस बार भी दावत दिया गया। लिंग गांव में हमेशा शांति और खुशी रहा है। मैडम लैन को यहाँ रहते हुए कभी किसी चीज़, प्यार या दूसरे चीज़ों की कमी महसूस नहीं हुई। जिसे पाने के लिए उसने सबको पीछे छोड़ा था, वो उस व्यक्ति को भी याद नहीं करती। नन्ही हुआ की जन्मदिन के कुछ महीने बाद फिर से वो दिन आ गया जब गांव वाले बाहरी शहरों में व्यापार के लिए जाने वाला है। पिछले साल वो लोग जुइमिंग से 30 मील दूर मौजूद शहर तक गया था। इस बार तय किया जुइमिंग से 20-30 मील दूर मौजूद शहर में जाएगा। इस बार वांगजी भी जाएगा। शाम से ही उसने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नन्हे विंग समझ गया फिर एक बार उसका जांगफू कई दिनों के लिए जाने वाला है। दरवाजे पे खड़े रहकर नमी आंखों के साथ आंगन में चीज़ों की तैयारी कर रहे हस्बैंड को वो देखता रहा। बाउबे, कक्ष में 2 चीज़ और रखा है, ले आओ। हस्बैंड के मांगे चीज़ों को ले जाकर नन्हे जान ने दे दिया। वांगजी ने बिना चेहरे पे नज़र किए सामान को लेकर रखने के बाद वाइफ पे नज़र किया। क्या हुआ बाउबे? क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत। क्या हुआ बताओ मुझे। नन्हे विंग ने कस गले लगा लिया। बिना कुछ बताए रोते रहे तो मुझे परेशानी के बारे में पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें भी लेकर चलूँगा, ठीक है? जाओगे मेरे साथ? रोए क्यों? बस एक बार बता देते। माथे पे चूमने के बाद गोद में लेकर वो रसोई पहुंचा। माँ, कल आप भी चलोगे साथ? हाँ? अचानक क्या हुआ? थुजी को साथ लेकर जाऊंगा। आपकी बुनाई के लिए उल भी ख़त्म हो चुका है। अगर आप साथ आए तो अपने पसंद से खरीद पाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, सफ़र में कोई परेशानी नहीं होगा। बस मैं और अपने लिए कुछ कपड़े ले लीजिए। मैं शोशो के घर होकर आता हूँ। फिर वो बॉन्ग के घर पहुंचा। डायलू ने देखा वांगजी के गोद में विंग भी है। तुझी गंदा बच्चा, बदबूदार चूहा, पूरा घर बदबू करने लगा। लेकिन नन्हे जान खामोश ही रहा। डायलू की बात सुनने के बाद उसने बाहों में चेहरा छुपा लिया, लेकिन पलटकर जवाब नहीं दिया। चुप करो, बदबू तुमसे आ रही है, सिर्फ मुंह चलाती रहती है, जाकर नहा लो। आज तुझी को क्या हुआ? शोशो, मैं माँ मैं और तुझी को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। क्यों? इनको भी अपने लिए चीज़ें चाहिए।
अगर साथ चले तो खुद के पसंद की ले पाएंगे। ठीक है फिर। दाइलू, साथ चलोगी? क्या सच में? मैं भी चल सकती हूँ? हाँ, इस बार का सफ़र मुश्किल नहीं होगा। हाँ चलो, तुम्हारी आई तुझी और हुआ भी चल रही है, जब तुम भी बाहर थोड़ा घूम लो। हाँ, साथ लेकर जाओ। यहाँ रहकर मेरी बचा कुचा दिमाग खाती रहती है। वहाँ अपना ध्यान रखना। अच्छा ही होगा, यहाँ रहकर डांट नहीं सुनना पड़ेंगे। फिर कुछ दिन बीत गया। दूसरे तरफ क्लाउड रिसेस में यूशी बेटे को गोद में लेकर फूलों को देख रही है। एक लिफाफा पढ़ते पढ़ते इत्तेफाक से चिंगजुन का नज़र यूशी पे गया। देखा यूशी फूलों को सूंघ रही है, साथ ही नन्हे से बेटे को भी सूंघने दे रही है। यूशी शब्द के तरफ मुड़ गई। कर क्या रही हो? वो फूलों की खुशबू। अकल नहीं है, समझ वो भी नहीं है, ज्ञान है वो भी नहीं है। फूलों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सूंघने के वजह से दिमाग तक पहुंच सकते हैं और गंभीर बीमारी हो सकता है। अकल है या नहीं? मुझे नहीं पता था जांगफू। चिंगजुन ने बेटे को ले लिया। तुम्हें पता है ही क्या? अंदर जाओ और बाकियों के साथ सूची बनाने में मदद करो। माँ हो तुम, बेटे के जन्मदिन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस बारे में उन सबको बताना चाहिए। ये ख्याल नहीं आया? मैं अभी जाकर मदद करती हूँ। हर चीज याद करके सूची बनाना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जी, मैं समझ गई। अब जाओ। अब मुयांग के जन्मदिन को सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। चिंगजुन नन्हे बेटे को लेकर जुइमिंग पहुंचा। सबसे पहले वो यूशी के घर पहुंचा और बेटे को नानी यानी यूशी की माँ के हाथ में सौंप दिया। फिर वो निमंत्रण पत्र लेकर आमंत्रित करने निकल गया। गांव में मौजूद हर एक घर के लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा। फिर वो एक घर में पहुंचा जहां एक बुजुर्ग महिला बैठी है। आप कैसी है? कौन है? लगता है आपका नजर और कमजोर हो गई है। ये तो है, आप कुछ नहीं दिखती। वैसे तुम्हें पहचान गई। यह कहते हुए महिला अंदाज से चिंगजुन के सिर पे हाथ रखने की कोशिश करने लगी और चिंगजुन ने हाथ लेकर अपने सिर में रख लिया। बताओ कैसे आना हुआ? चिंगजुन ने निमंत्रण पत्र हाथ में थमा दिया। 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे मुयांग का जन्मदिन है, आमंत्रित करने आया हूँ, जरूर आना। 1 हफ्ते बाद? लेकिन 1 हफ्ते बाद तो यहाँ भी दावत है। दावत? किसके लिए? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? यहाँ कोई आया हुआ है बेटा, उनके लिए ही दावत रखने वाले हैं गांव वाले लोग। उनको अर्चन कहकर बुलाते हैं। अब गांव में ही दावत है, जब हम कैसे जाएंगे? मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। अगर जाने दे तो हम जाएंगे। हमारा गांव बदल गया है, अब गांव डोंगलू के हाथ में नहीं रहा, किसी अर्जन के हाथ में चला गया है। अभी कहाँ है वो? महिला ने 8 साल के पोते को चिंगजुन के साथ भेजा ताकि चिंगजुन उस अर्चंग से मिल सके। कौन है वो व्यक्ति जिसके लिए गांव वाले दावत रखने वाले हैं? कोई शक नहीं, गांव का रहन सहन बदल गया। लेकिन नया मुखिया कब बना? आज तक अर्चंग के बारे में सुना नहीं था। उसका नाम कुछ और होगा। लोग उसे अर्चंग क्यों बुलाते हैं? क्या उसके ऊपर किसी और का हाथ है? अर्चंग यानी दूसरा मुखिया। फिर पहला मुखिया कौन है? जब से वांगजी ने झील बनवाया यहाँ काफी कुछ बदल गया है। आखिरकार चिंगजुन उस घर के बाहर पहुंच ही गया जहां अर्चंग रह रहा है। उसने दरवाजा खटखटाया और 2 पल बाद दरवाजा खुला। आंखों के सामने जो चेहरा मौजूद हुआ
उसे देखकर चिंगहेंजुन जम गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि मैडम लैन भी कुछ कहते कहते चुप हो गई और चेहरे पे मौजूद मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। जम तो दोनों भी गया है लेकिन नज़र एक दूसरे के चेहरे पे ही मौजूद है। चिंगहेंजुन को दिल पे अचानक अजीब सा दर्द होने लगा। मैडम लैन को अंदर से एक अजीब महसूस होने लगी जिस वजह से रोंगटे खड़े हो रहे थे। चिंगहेंजुन बस लियांग हुआ नाम पुकारना चाहता है लेकिन शब्द निकला ही नहीं। वो फीका नहीं पड़ना चाहता, इसलिए कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाया। यहाँ अर्चंग कौन है? उसने ये सवाल बिल्कुल अनजान की तरह पूछा। अर्चंग तुम्हारी जांगफू है। उम्मीद है तुम ये नहीं कहोगी। मैं हूँ, क्या बात है? आवाज पीछे से आया इसलिए चिंगहेंजुन पीछे मुड़ गया। अब तो उसे और ज्यादा झटका लगा। ठीक उसके सामने खड़ा है उसी का बेटा वांगजी, जिसका चेहरा देखकर लग रहा है यह लड़का बहुत सख्त है। उसके गोद में एक बच्ची भी है। नन्ही जान मम्मा कहती हुई मैडम लैन की तरफ हाथ बढ़ा रही है। यह छोटी सी नन्ही जान इंग हुआ है। ये जानने के बाद चिंगहेंजुन इमोशनल होने लगा। वांगजी ने नन्ही बहन को माँ की गोद में दे दिया। मैं भूखी है, आप अंदर जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। मैडम लैन दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। वांगजी चिंगहेंजुन के साथ दूर एक पेड़ के नीचे पहुंचा। क्या बात है, अब कह सकते हैं आप। चिंगहेंजुन चाहता है जो दुख उसे महसूस हो रहा है वही वांगजी और मैडम लैन भी करे, इसलिए उसने दुख को दबाने की कोशिश किया। वाइफ और बेटे को साथ देखने के बाद वो सदमे में है। असलियत यही है। फिर भी उसने फिर एक बार अनजान बनने की कोशिश किया। मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र दे रहा था। पता चला एक हफ्ते बाद यहाँ भी दावत है। किसी अर्चंग के लिए दावत रखा गया है, इसलिए मिलना चाहता था ताकि। कोई परेशानी नहीं है, गांव वाले आपके बेटे के जन्मदिन पे जरूर जाएंगे। चिंगहेंजुन बेटे से नज़र ही नहीं मिला पा रहा। बेफिक्र होकर आमंत्रित कीजिए। वो घर के तरफ कदम बढ़ाने लगा। चिंगहेंजुन ने अब हिम्मत करके गर्दन उठाया और अनजान की तरह रहा नहीं जा रहा उससे। वांगजी, माँ और मैं को साथ लेकर घर कब आओगे? धीरे धीरे कदम रोकते हुए वांगजी मुड़ गया। कुछ कहा आपने? माँ और मैं को लेकर घर आ जाओ। जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। अनजान मत बनो। मैं दिखावा नहीं कर रहा। मेरे पिता का मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक मैं है। इस हिसाब से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शायद तुम्हें पहले से सब पता था। शुरू से तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ था। सच कहूँ तो मुझे जब पता चला मेरा पिता सिर्फ इश्कबाज नहीं बल्कि झूठा भी है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन सच्चाई से मैं भाग नहीं सकता था। मेरा पिता इश्कबाज और झूठा भी है, मैंने स्वीकार कर लिया। मैं बदल गया हूँ वांगजी। बेटा, माँ और मैं को लेकर घर आ जाओ। माँ को भी ले आओ। मुझे नहीं लगता वो बदले होंगे। अगर बदल भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो तब जाके बदला जब उन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी बदल दिया, बर्बाद कर दिया। उससे पहले वो क्यों नहीं बदला? उन्होंने मेरी माँ के साथ वैसा क्यों किया? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से ही प्यार करता हूँ। यकीन करो, जो हुआ वो गलती से हुआ। मेरा वैसा करने का इरादा नहीं था। झूठा है वो। हम फिर कभी उनका चेहरा देखना नहीं चाहते। वो अपने नए परिवार के साथ खुश रहे। मेरे बराबरी का बन गए हो ना तुम। लोग तुम्हें अर्चंग क्यों बुलाते हैं? मेरी माँ और मैं से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। मेरे परिवार से दूर रहो। अगर आसपास भी दिखे तो मैं आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगा, पूरे लैन कबीला को। कभी कुछ बदलने वाला नहीं है अब। इतना कहकर वांगजी जाने लगा और चिंगहेंजुन नमी आंखों के साथ देखता रह गया। दरअसल वांगजी परिवार को लेकर कुछ दिनों के लिए जुइमिंग में रहने आ गया।
उसे पता चला जब से उसने झील बनाया उस साल से गांव वालों ने अपने बच्चे बहन बेटियां देना बंद कर दिया। इस बात पे चिंगेंजुन तो शांत रहा, लेकिन झाओलोंग और दूसरे कबीला ने बहुत परेशान किया। उन लोगों ने नदी के पानी में जहर भी मिलाया था, जिस वजह से कुछ जानवर दक्षिण से आए पानी पीकर मर गए थे। वक्त के साथ साथ दूसरे कबीला वाले भी शांत हो गया, लेकिन झाओलोंग नहीं हुआ। वो अभी भी वक्त वक्त पे परेशान किया करता है। वांगजी के वजह से कितना कुछ बदल गया, इसलिए जुइमिंग वाले अब वांगजी को बहुत मानता है। वांगजी सिर्फ लिंग गांव के लिए ही नहीं बल्कि जुइमिंग वालों के लिए भी मुखिया है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।